ये दोनों ही रेसिपीज़ बनकर तैयार थी और मैंने इन्हें टेस्ट किया, ये वाकई बहुत अच्छी बनी थी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये दोनों ही रेसिपीज़ बनाने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शेफ़ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे दोनों ही रेसिपीज़ की न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो स्वाद में। तो आज हमारे साथ है डाइटिशियन निधि पांडे जी। निधि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुमिता। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि हमने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बनाई हैं। राइट। जो कि फर्स्ट रेसिपी है मैक्सिकन चिकन। उसमें चिकन के साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड किया है और इसको सौते फॉर्म में हमें प्रेजेंट किया है। हाँ। तो आप सबसे पहले इस रेसिपी के बारे में बताइए कितनी हेल्दी है और इसमें कौन सा प्रोटीन है या कैल्शियम है, क्या ज़्यादा है, वो हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप बताइए। देखिए इसमें चिकन का जो अमाउंट यूज़ हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स, तो वो एक सर्विंग हो जाता है एक बार अगर किसी को खाना है। प्रोटीन्स के साथ आप जितने कलरफुल चीज़ें इंक्लूड करते हैं और जितना फाइबर इंक्लूड करते हैं उतना उस प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसमें हमने तीनों पेपर्स यूज़ किए हैं, ग्रीन, रेड, येलो, यानी विटामिन ए का कंटेंट हमने बहुत अच्छे से बढ़ा दिया। इसके अलावा जो लेमन यूज़ हुआ है, ऑलिव्स यूज़ हुए हैं, ये ना सिर्फ गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ये ओवरऑल प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी कर देते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में कंप्लीट स्नैक कह सकते हैं, इवनिंग टाइम में लेने के लिए हम इसे स्टार्टर भी ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप इसमें ऊपर से ब्लैक पेपर और लेमन जूस का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो वो उतनी ज़्यादा कैलोरीज में कन्वर्ट नहीं होगा। जी, तो जिस तरह से इसमें हेल्दी टिप हमारी निधि मैम ने बताया कि इसको अगर आपको और थोड़ा सा हेल्दी बनाना है तो थोड़ा सा इसमें लेमन जूस और ब्लैक पेपर ऐड कर लें तो और ये हेल्दी हो जाएगी आपके लिए। जब हम समल फिश की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है दैट इज़ लेमन बटर सॉस। जी। मेरे ख्याल से ये कुछ एक चीज़ें जो हमारे शेफ़ एक्सपेरिमेंट करते हैं और नई चीज़ें लेके आते हैं, ये चीज़ घर पे ट्राई करना भी बहुत अच्छा ज़रूरी बनता है। अलग अलग क्विजीन्स में यूज़ किया जा सकता है। लेमन और पैस्चराइज बटर को जब आप मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर देता है किसी चीज़ को, और जब आप खाते हैं तो इस पर्टिकुलर फिश के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन जल्दी करता है। जी। तो मैम आप हमारे शो में आई और हमारे दर्शकों के लिए इतने अच्छे हेल्दी टिप्स दिए, इसके लिए आपका थैंक यू सुनीता। तो दर्शकों मैं यहाँ कहूँगी आपको टाटा बाय बाय, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपीज़ के साथ, हाँ, और नए शेफ़ के साथ जो कि अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सुन ले राही गूंज रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हम आपको बता दें कि आज का हमारा ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज जो हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, जो विषय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, निश्चित ही आपकी जिंदगी में ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। कहते हैं कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो कभी किसी से खफा नहीं होती। जी हाँ, एक माँ ही तो है जो हमारी सच्ची हमजोली है, हमारी सच्ची साथी है। एक माँ ही है जो हमारा पहला प्यार है, हमारे साथ जीवन के हर शोर में, हर अवस्था में वो हमारे साथ होती है।
हम आपको बता दें कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम आपको बता दें कि आज से शुरुआत होने जा रही है विश्व स्तनपान दिवस की। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम मनाते हैं, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान दिवस। दर्शकों, जिस तरह से प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती है, बिल्कुल उसी तरह हमें हमेशा हमारी माँ भी कुछ ना कुछ देती रहती है, चाहे वो प्यार हो, शिक्षा हो, संस्कार हो, साथ हो, अपनापन हो, विश्वास हो, परवरिश। ये सारी बातें हमें हमारी माँ ही तो देती है। हाँ, वो माँ ही है जो शिशु के जन्म के पहले से ही शिशु के साथ होती है, और जन्म के बाद सबसे पहला जो एहसास बच्चे को मिलता है वो माँ का अपनापन, माँ का साथ और माँ का स्पर्श शिशु का सबसे पहला साथ होता है। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में है। रुकिए, हम आपको विषय विशेषज्ञ से आपका परिचय बताएं, उसके पहले क्यों ना एक नज़र डाल लें हम आज की तिथि पर। हम आपको बता दें कि आज जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 2079 आज की तिथि है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज, और निश्चित ही हर तिथि हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नया विश्वास हमें देकर जाता है, एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया जज्बा भर देता है, और हमेशा एक नया सवेरा हमसे कहता है उठो, कुछ करो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। हम आपका परिचय कराना चाहेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में आज मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरभि आपका। थैंक यू। हमारे एक और जो विषय विशेषज्ञ हैं जिनसे आज हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है, पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होता है। इस विषय से संबंधित चर्चा और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीमती रश्मि बघेल जी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत हमारे दूरदर्शन में। और हम आपको बता दें कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सभी माँओं के लिए हम लेकर आए हैं, और आप सबके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी मिल सके तो उसके लिए दो विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है स्तनपान दिवस क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ ही पासपोर्ट कैसे बनवाएं। इन विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आप सब जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा आज का कार्यक्रम यानी नमस्कार एमपी जो कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी शंकाओं को, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, और हम हैं ही आपके लिए, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो चलिए बातों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार देते हैं अपनी बातों को। मैडम सुरभि, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विश्व स्तनपान दिवस है, ब्रेस्ट फीडिंग डे, वो क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसकी जानकारी सबसे पहले। WHO, यूनिसेफ और कई सारे देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की 1990 में, और इसको शुरू इसलिए किया गया क्योंकि स्तनपान सबसे ज़रूरी चीज़ है एक नवजात शिशु के लिए, तो हम उसको सपोर्ट कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तभी से ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे वीक मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। जी, और हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि लगातार हमारे जो टोल फ्री नंबर है और हमारा टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। बताना चाहेंगे, आप सब जानते होंगे हमारा जो नंबर है वो है 0755 266 0049। साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर 1800 2330040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस नंबर को नोट जरूर कर लें और अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं। बातों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और रश्मि जी आप यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन की ओर से। चूंकि आप भी एक माँ हैं, तो आप क्या कहेंगी कि क्यों ज़रूरी होता है स्तनपान कराना? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे को सबसे पहला परिचय उसकी माँ से मिलता है, तो एक तरीके से ये इमोशनल सपोर्ट का भी साधन है। और स्वास्थ्य के लिहाज से तो हम सभी जानते हैं, सभी वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है कि ये अमृत से भी बढ़कर है। ये लाइफ लॉन्ग हमें किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है और एक नेचुरल वैक्सीनेशन का काम करता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक नेचुरल वैक्सीनेशन का काम करता है, जो माँ का
दूध होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि शिशु के जन्म के पश्चात स्तनपान तुरंत 1 घंटे के अंदर स्तनपान करवाया जाए। डॉक्टर सुरभि, आपकी ओर रुख करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में चाइल्ड बर्थ के 1 घंटे के अंदर यदि हम बात करें, कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही माँ का जो दूध होता है उसका सेवन करना चाहिए शिशु के लिए, क्योंकि वो अमृत का काम करता है, वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज उससे मिलते हैं। पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी कारण से स्तनपान नहीं करवाती हैं, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि 50% से भी कम शिशुओं को 1 घंटे के बाद, जन्म के 1 घंटे के बाद अपनी माँ का दूध मिल पाता है। तो क्या वजह इसकी हो सकती है? क्यों माताएं स्तनपान नहीं करवा पाती हैं जन्म के 1 घंटे के भीतर ही, और ऐसा करने से उसकी असर पर, यानी जो नवजात शिशु है, जो इन्फेंट है, उसकी हेल्थ पर क्या असर हो सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से इसकी जल्दी से शुरुआत नहीं की जाती। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि कोई औरत पहली बार माँ बनी है तो उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पता नहीं है कि बच्चे को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से दूध पिलाना है, किस तरह से उसकी देखभाल करनी है। तो प्रेगनेंसी में 9 महीने के दौरान ही उसको बताना चाहिए कि अब आपका बेबी पैदा होने वाला है, तो आपको किस तरह से अपने निपल की केयर करनी है, बेबी को होल्ड करने की करेक्ट पोजीशंस क्या होती हैं, किस तरह से आपका मिल्क आना शुरू होगा, और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप बेबी को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये सबसे पहली चीज़ है जिससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग होती है। जब माँ पहली बार अपने बच्चे को पकड़ती है तो अपने आप ही रिफ्लेक्सली बेबी को मिल्क आना शुरू होता है और बेबी को मिल्क मिलना शुरू होता है। तो एक कारण तो ये कि पहली बार की प्रेगनेंसी है। दूसरे कारण कुछ ये हो सकते हैं कि किसी कारण बेबी को NICU में भर्ती करना पड़ा है, बेबी मम्मी के पास है ही नहीं और बेबी अपने आप से ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले सकता, उसको ट्यूब फीड पे है या स्पून फीड पे है या वेंटिलेटर पे है, तभी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत में नहीं दे पाते। इन दैट केस हमको स्तनपान मतलब एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। मम्मा को समझाना चाहिए कि किस तरह से वो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बेबी को NICU तक पहुंचाए, भले ही उसे ट्यूब से दिया जा रहा है बट माँ का दूध मिले। प्लस उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को कई तरह के दर्द हो रहे होते हैं, वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, उसको खाना नहीं मिला होता है पूरी एक रात से, तो माँ खुद ही इतनी थकी हुई होती है कि उसको अगर एक नवजात शिशु दे दिया जाए कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो उसको लगता है कि अब मैं इसके साथ क्या करूं। तो उस समय परिवारजनों को उसकी मदद करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें डॉक्टर सुरभि, और ये बिल्कुल सच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, मजबूत बन रहा है, और हमारा देश मजबूत आत्मनिर्भर तभी बन सकेगा जब हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो माँ का दूध बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिशु की सेहत पर, शिशु की तंदुरुस्ती पर। तो बहुत ज़रूरी है कि शिशु को जन्म के पश्चात माँ का दूध हमें देना चाहिए। डॉक्टर रश्मि जी, आप भी चूंकि एक माँ की भूमिका निभाती हैं, तो उसके पहले कि हम एक पासपोर्ट अधिकारी से कुछ प्रश्न करें, उसके पहले माँ की भूमिका का निर्वहन करते हुए हम एक चाहेंगे कि एक माँ के लिए आप बताएं कि किस तरह का पोषण आहार लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक माँ को, और रादर मुझे हमेशा से ये लगता है कि बच्चियों को शुरू से ही हमें न्यूट्रिशन के तरफ जो है उनको ज़्यादा जानकारी स्कूल में देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर माँओं को जब उन्हें पता होता है कि वो कुछ समय में माँ बनने वाली हैं, तो उन्हें प्रोटीन से भरपूर, आयरन, कैल्शियम, इन सब के साथ संतुलित डाइट लेने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में अगर डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो वो भी लेने चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे को एक हेल्दी और न्यूट्रिशनल जो है पोषण प्राप्त हो सके। बिल्कुल सही। अभी रश्मि जी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं, और इसके पहले कि पासपोर्ट से संबंधित बातचीत हम उनसे कहें, चूंकि माँ की एक महत्वपूर्ण रोल, माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी वो अदा कर रही हैं, तो हमने जाना समझा कि किस तरीके से माँ को स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए उनको अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए, पोषण युक्त आहार किस तरह से ले सकती हैं। रश्मि जी से हमने बात की, और अब हम सुरभि जी आपसे फिर बात करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रम जो होता है, ये क्या होता है? कोलेस्ट्रम, बहुत बार ये टर्म सुनने में आता है कि माँ का पीला
गाढ़ा दूध जो होता है कोलेस्ट्रॉम वो शिशु के लिए अमृत समान होता है, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉम माँ का पहला 4-5 दिन का दूध होता है जो बहुत पीला और गाढ़ा होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाता है बेबी का, प्लस ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है बेबी के लिए, संपूर्ण आहार है। इसमें बेबी की ज़रूरत की सभी तरह की चीज़ें, जैसे जितना उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन का एक पार्ट जो ब्रेन के विकास के लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में मिलता है। डॉक्टर सुरभि, आपसे बातों के क्रम को हम आगे जारी रखेंगे, उसके पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उन कॉलर को हम सुनते हैं कि वो क्या प्रश्न हमसे पूछना चाह रहे हैं। जी हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आप अपना परिचय दें और हम चाहेंगे अपना प्रश्न भी आप स्वयं डॉक्टर सुरभि तक पहुंचाएं। बाराबंकी से नंद स्वरूप जी आपसे बात कर रहे हैं। जी नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न। बच्चे को जन्म लेने के बाद कितने घंटे के अंदर से दूध देना चाहिए? दूसरी चीज, माँ का दूध चीज जिसे कहते हैं, ये बच्चे के लिए कितना उपयोगी होता है? और तीसरी चीज, बच्चे को कितने माह सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, अन्य चीजें नहीं चाहिए, घुट्टी है कैसे नहीं देना चाहिए? चौथी चीज, मैं बच्चे को कैसे समझूं, हम उसको स्तनपान कराना चाहिए, बच्चा छोटा है वो मांग नहीं सकता है, तो कैसे समझे कि उसको स्तनपान कराना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न नंद स्वरूप जी ने आपसे पूछा। डॉक्टर सुरभि, जो नंद स्वरूप जी हैं उनका प्रश्न यही है आपसे कि चूंकि पता नहीं होता है, बच्चा कुछ कह नहीं पाता है, भावना व्यक्त नहीं कर पाता है, तो कितनी कितनी देर के बाद में उसे फीड कराना जरूरी है? साथ ही वो ये जानना चाहते हैं कि कितने समय के अंतराल के बाद में बच्चे को घुट्टी या अन्य जो पदार्थ हैं ऊपर से हम जो देते हैं खाना पीना, उसका सेवन कितनी देर के बाद में शुरू करना चाहिए? जी, तो उनने जो सवाल की शुरुआत की उसमें उनने पूछा कि कितनी जल्दी हमको स्तनपान की शुरुआत करनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके तुरंत बाद, बर्थ के तुरंत बाद हमको शुरू कर देना चाहिए। WHO कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी यदि हुई है औरत की, तो विद इन हाफ आवर, मतलब पहले आधे घंटे में ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। यदि किसी कारण माँ का ऑपरेशन के द्वारा, मतलब सिजेरियन के द्वारा डिलीवरी हुई है, तो उसके पास 4 घंटे का समय दिया गया है स्तनपान को शुरू करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि हमको कब ये घुट्टी नहीं देनी है या दे सकते हैं, तो आइडली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत जैसे ही हमने करी है उसको 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के जन्म से पहले 6 महीने तक देना है। इसके अलावा ना उसे पानी देना है, ना किसी प्रकार की गुट्टी देनी है, ना ही ग्राइप वाटर या बोनसिन वाटर, कुछ भी और चीज़, अनलेस कि आपके डॉक्टर ने बोला है कि ये दवा इसको देनी है, उसको नहीं देना है। डॉक्टर सुरभि, आपने जैसे कि एक टर्म यहाँ पर यूज किया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को आप विस्तार में समझाएं। जी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना पानी, ना खाना, ना कोई और गुट्टी, ना शहद, कोई भी चीज़ जो देसी नुस्खे हम पहले से सुनते आ रहे हैं उनको बेबी पे नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड अपने आप में ही संपूर्ण आहार है, उसमें 88% तक पानी होता है, तो उसको अलग से पानी देने की या खाना देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मल्टीविटामिन या मेडिसिन हम दे सकते हैं जो हमारे डॉक्टर ने एडवाइस करी है। जी डॉक्टर सुरभि, चर्चा किस दौर को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम बता दें कि हमारे कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं। जी, प्रश्न करें आप अपना। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं डॉक्टर सुरभि दुबे से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी, ऐसी माएँ जो स्तनपान नहीं कराती हैं, जी, उनको और उनके बच्चों को जो स्तनपान नहीं कर पाते, भविष्य में क्या बीमारियां या क्या दिक्कत होने की संभावनाएं रहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद। सुरभि जी, ये प्रश्न आपके लिए कि यदि माएँ किसी कंडीशन में किसी कारण वो स्तनपान नहीं करवा पा रही है, तो शिशु को कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी परेशानियां आ सकती, और उसके पहले कि आप इस प्रश्न का जवाब दें, एक और बात हम अपने दर्शकों की ओर से पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जिन्हें सी सेक्शन या सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी होती है, तो वो महिलाएं कितनी देर के बाद में बच्चे के लिए स्तनपान करवा सकती हैं?
आइडली 4 घंटे के अंदर ही वो शुरू कर सकते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में आते हैं, उनको बेबी मिलता है, वो कर सकते हैं। बट जब हमारा ऑपरेशन हुआ होता है तो हम उठ के नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके परिवारजन उनके बेबी को उनके पास लाएं और हर थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करें। एक और सवाल जो हमारा पिछली बार रह गया था कि कितने घंटों में करानी है, तो हर 2 से 3 घंटे में हमको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। और वो उसका पेट भर रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए, उसकी नींद हो रही है, उसको टाइम टाइम से यूरिन आ रहा है, उसका मोशन हो रहा है, ये सब देखना ज़रूरी है ताकि हम जज कर सकें कि जो हम फीड करा रहे हैं वो बेबी के लिए सफिशेंट है कि नहीं। अब उस सवाल पे आते हैं जो प्रवीर जी ने पूछा है। उसका कहना ये है कि अगर हमारा बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता, मतलब उसको स्तनपान नहीं दे पा रहे किसी कारण, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो अर्ली एज में या लेट एज में आ सकती हैं। अर्ली एज में देखी गई बीमारियां ये होती हैं जो एलर्जीज़ बेबीज़ में आजकल देखी जा रही है। मे बी फूड के किसी खाने के लिए एलर्जी है, या डस्ट के लिए या पोलन के लिए एलर्जी है, तो सब तरह की एलर्जीज़ इन बच्चों में कॉमन होती है। ये बच्चे अस्थमैटिक्स भी हो सकते हैं, प्लस उनको इम्यूनिटी कम होने के कारण उनका पेट खराब हो सकता है, उनको डायरिया हो सकता है, उनको निमोनिया हो सकता है और समय से पहले उनकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, माओं को क्या परेशानी हो सकती है? जो माएँ किसी कारण से अपना स्तनपान नहीं करा पा रही, वो एट अ लेटर स्टेज ब्रेस्ट कैंसर होने की ज़्यादा उनमें देखा गया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर दूसरी महिलाओं जिन्होंने अपने बेबी को फीड कराया है उनसे ज़्यादा पाया गया है। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी अभी आपने दी हमें डॉक्टर सुरभि। आपसे बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, उसके पहले हम रश्मि जी की ओर चलते हैं। रश्मि मैडम, पासपोर्ट की यदि हम बात करें तो शुरुआत इसी से करना चाहेंगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए जो प्रोसीजर होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है पासपोर्ट बनवाने की? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पासपोर्ट बनाना और उसके लिए आवेदन करना पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें आपको किसी की भी मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के एजेंट की आवश्यकता नहीं है। आप केवल www.passportindia.gov.in अथवा एम पासपोर्ट ऐप, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोनों पर उपलब्ध है, इन पर ही आप पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए आपको केवल अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होता है और उसमें पूरे ऑनलाइन फॉर्म में, इसके अलावा फॉर्म भरने से पहले यदि आप चाहें तो पूरा डॉक्यूमेंट एडवाइज़र, फ़ी कैलकुलेटर इत्यादि संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम चाहेंगे रश्मि मैडम एक बार फिर से आप उस वेबसाइट का जिक्र करें, शायद हमारे कुछ जो दर्शक हैं वो नहीं सुन पाए। आप किस वेबसाइट के बारे में बता रही थी? जी, वेबसाइट www.passportindia.gov.in अथवा एम पासपोर्ट सेवा ऐप। जी, इस ऐप का उपयोग करके या वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप तमाम जानकारियां पासपोर्ट से रिलेटेड हासिल कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यानी अब बहुत सरल हो चुकी है प्रक्रिया, उसमें आपको बार बार ऑफिस जाने की, पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर में ही रहकर बहुत आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया को, प्रोसेस को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं। जी, तो हम आपको बता दें कि हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारा फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न हमसे रख सकते हैं। 0755-266-0049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर को भी आप उपयोग कर सकते हैं, 1800-233-0040। इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके भी आप हमारे इस कार्यक्रम में, नमस्कार एमपी कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं, अपना प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरे विश्व भर में आज से विश्व स्तनपान दिवस की सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता यही है कि हम हर तरह से माँ को जागरूक कर सकें और बता सकें कि स्तनपान करवाना कितना आवश्यक है, बच्चे के लिए माँ का दूध कितना उपयोगी है, कितना गुणकारी है। और यही बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुरभि दुबे। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इस विषय पर प्रकाश डाल रही हैं कि क्यों स्तनपान करवाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर सुरभि, इसके पहले कि हम कोई और बात आपसे करें, हम जानना चाहेंगे कि एक जो
प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट है और उसको आगे जाकर वो चाइल्ड को डिलीवर करने वाली है, चाइल्ड बर्थ होगा, तो एक जो ग्राउंड तैयार हो जाता है कि खान पान किस तरह का होना चाहिए, कितना प्रोटीन इनटेक हो, कितना विटामिन इनटेक हो। तो चाहेंगे कि एक जो गर्भवती महिला है और उसके बाद में जो महिला शिशु को जन्म दे चुकी है, तो उसका एक जो कंप्लीट डाइट जो होना है वो किस तरह की होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि माँ अपना आहार बहुत अच्छे से ले ताकि उसके बेबी का पेट भर सके और उसका आहार पूरा हो सके। तो हम जितना खाते हैं उसके अलावा हमें एडिशनल 550 कैलोरीज लेनी है जब हम स्तनपान करा रहे होते हैं। ना केवल कैलोरी इनटेक बढ़ाना है, एक कंप्लीट डाइट लेनी है जिसमें इनफ प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स यूजुअली प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए, ना कि तला भुना खाना हमें खाना है। बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन विटामिन सबका एक निश्चित अनुपात हो। हम बातें करेंगे, आगे भी चर्चा के दौर को बढ़ाएंगे। उसके पहले हमारे एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी उनसे बात करना नमस्कार। चाहता हूं। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछें। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, तो इसके लिए मुझे कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? और जो आपने जो ये टोल फ्री नंबर बताए हैं ये एक बार फिर से बता दीजिए, जिससे जो है हम पासपोर्ट के लिए संपर्क कर सकें। जी, आपको पासपोर्ट बनाने के लिए किसी से भी संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप सीधा वेबसाइट पर गूगल पर यदि www.passportindia.gov.in पर अपना लॉगिन करें, अथवा आपके पास मोबाइल है तो प्ले स्टोर में जाकर एम पासपोर्ट सेवा ऐप यदि डाउनलोड करें तो आप उस पर आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन तथा दस्तावेज़ों से जुड़ी जानकारी भी आप इसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रश्मि जी, चूंकि आप ये जो बातें बता रही हैं उसमें एक प्रश्न और हम भी अपना जोड़ना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसे मीन्स भी होते हैं, क्या कोई ऐसा ऐप होता है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकें? जी, आपको शायद पता होगा कि भारत सरकार ने डिजी लॉकर ऐप की व्यवस्था की है, जो कि प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर लें तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटली ले सकते हैं। इसमें आप मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी और गैस कनेक्शन भी आपको उस पर डिजिटली आप स्टोर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन में आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्वीकृत करने के लिए इसको एम पासपोर्ट सेवा ऐप अथवा जो हमारा पासपोर्ट सेवा पोर्टल है उससे भी इसको एकीकृत किया है। और आप आवेदन करते समय एक उसमें ऑप्शन देता है कि क्या आप अपने दस्तावेज डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना चाहते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ एक्सेस आप हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम पोर्टल पर शेयर कर देते हैं और उसके बाद में आपको दस्तावेजों को ओरिजिनल रूप में पासपोर्ट सेवा केंद्र लाने की आवश्यकता नहीं रहती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि आज का भागम भाग का समय चल रहा है, हम सभी की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, तो यदि हमें कोई ऐसी सेवा मिलती है जिससे हम जाने की जरूरत ना पड़े हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी, तो एक सच में हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो आपने बताया कि डिजी लॉकर जो ऐप है, डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से पासपोर्ट के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जी मैडम, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि पासपोर्ट बनने के लिए कितना समय मिनिमम लगता है? जी देखिए, पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य श्रेणी का पासपोर्ट और एक तत्काल श्रेणी का पासपोर्ट। तो तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए सिटीजन चार्टर के हिसाब से आपको 3 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के बाद पूरी की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के पासपोर्ट में आपको तकरीबन 7 से 15 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत पासपोर्ट दे दिया जाता है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे आवेदक हैं वे पासपोर्ट का आवेदन करने के उपरांत किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर अपने नियत समय पर जो उन्होंने स्वयं चुना है आवेदन का समय और डेट, उस समय पर जाकर के अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं और अपने सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यदि आपने डिजिटल दस्तावेज डिजी लॉकर के माध्यम से दिए हैं तो आपको ओरिजिनल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल रूप में ले जाने होंगे और साथ में एक फोटो कॉपी जिस पर आप स्व हस्ताक्षरित लेकर जाएं। और इसके उपरांत डिजिटल रूप में ही आपकी सारी पासपोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और पासपोर्ट आपके दिए गए पते पर डिस्पैच कर दिया जाता है। जी,
तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रश्मि जी अभी आपने दी, और ये तमाम जानकारियां निश्चित ही आप सभी के लिए, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। पासपोर्ट से रिलेटेड जो मिथ हमारे मन में थे, ये हमें लगता था बहुत ज़्यादा समय लग जाता है या फिर हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना होता है, तो ये सारी जानकारियां आपने बताकर निश्चित ही हम सबकी परेशानियों के लिए कम कर दिया है और हमारे रास्तों को आसान कर दिया है। रश्मि जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पासपोर्ट बनाए जाते हैं, उसमें क्या बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए उसकी जो शुल्क होती है, उसमें किसी तरह का कंसेशन होता है क्या? जी, पहली बार यदि आप सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन करते हैं तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए 10% फीस का आवेदन है। सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग, और बच्चे यानी कि 8 वर्ष से कम के बच्चों के लिए आपकी प्रथम बार फीस में 10% छूट का प्रावधान है। जी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और अब हम बात करते हैं, हमारी एक्सपर्ट, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ में है सुरभि जी, डॉक्टर सुरभि। डॉक्टर सुरभि, आजकल फॉर्मूला मिल्क का भी चलन बहुत ज़्यादा चल गया है। कई बार तो व्यक्ति की परेशानी होती है, माँओं की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, और कई बार इसको फैशन स्टेटमेंट भी बना लिया है कि हमें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, इससे हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है या हमारा फिगर खराब होता है। इस तरह की भी तमाम चीज़ें जो आजकल लोगों के मन में हैं, तो आप क्या कहेंगे कि फार्मूला मिल्क जो होता है वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, शिशु की हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, या फिर क्या उसका कुछ गलत असर भी बच्चे की हेल्थ पर पड़ सकता है? जी, फार्मूला फीड सिर्फ और सिर्फ उन नवजात शिशुओं को देना चाहिए जिनको माँ का दूध किसी कारण नहीं मिल पा रहा है। जैसे माँ इतनी बीमार है कि वो दूध पिलाने में असमर्थ है, या माँ को कोई ऐसी बीमारी है जो दूध के थ्रू बेबी को मिल सकती है, जैसे उसको HIV या एड्स की परेशानी है या हेपेटाइटिस की परेशानी है, जो हम बेबी को ना देना चाहें, इसलिए हमको फार्मूला फीड देना है। बट फार्मूला फीड उन माँओं को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका खुद का मिल्क अपने आप आ रहा है और इनफ आ रहा है, क्योंकि अगर हम बेबी को सप्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं तो माँ का दूध बनना अपने आप से कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे असर पड़ता है। दूसरा, ना सिर्फ माँ की दूध बनने की क्षमता कम होती है, बेबी का पेट भी कम भरता है, बेबी को जो न्यूट्रिशन माँ के थ्रू मिलता है, जो इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज़ माँ के थ्रू मिलती हैं, वो भी नहीं मिल पाती, तो बेबी की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। उसको निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती है, उनको आए दिन बुखार आ सकता है, उनका वज़न कम बढ़ सकता है। तो फार्मूला फीड सिर्फ उनको देना है जिनको माँ दूध ना पिला सके, या माँ को कोई बीमारी है जो बेबी को हम ट्रांसमिट नहीं करना चाहते। जी, तो डॉक्टर सुरभि अभी बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही थी। बातों के क्रम को, इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे रश्मि जी से। सुरभि जी, आपसे अब बहुत सारी बातें करेंगे, जानकारी लेंगे, उसके पहले क्यों एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। जीत जाएंगे हम।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। हम आपको बता दें कि हमारे सजीव फोन इन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, जल्दी से कागज ले लें, डायरी ले लें, हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0755-266-0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर वो भी लगातार फ्लैश हो रहा है। बता दें हम आपको हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस नंबर का इस्तेमाल करके यदि आप भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न आपके जहन में है, कुछ बात आप करना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमसे जुड़ें, कॉल करें, हमसे प्रश्न पूछें। डॉक्टर सुरभि, फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग शिशु के लिए कब तक करवाना चाहिए, कितने साल तक? कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बच्चा जो है वो 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मदर का मिल्क उसके बिना मान नहीं रहा है, तो क्या ये उचित है? या फिर जो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मिल्क आता है माँ का, वो कब तक आपको लगता है कि वो शिशु के लिए पूर्ण पोषण का काम करेगा और उतने समय तक आप उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं जन्म के तुरंत बाद, उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध हमें पहले 6 महीने तक देना है। 6 महीने के बाद हमें सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करनी है, मतलब हम बेबी को सॉलिड फूड्स देना शुरू करें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि माँ का दूध बंद कर दें या ऊपर से गाय या भैंस या किसी और चीज़ का दूध या फॉर्मूला फीड देना शुरू करें। तब 6 महीने के बाद माँ का दूध कंटिन्यू करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक बच्चा 1 साल का हो रहा है। तब तक हमें उसको खाना पीना शुरू करना है, मतलब पहले सेमी सॉलिड्स और सॉलिड फूड की शुरुआत करनी है। शुरू के दिनों में 1 या 2 मील्स से शुरू करना है और धीरे धीरे 3 मेजर मील्स या 4 मेजर मील्स तक 1 साल पे लेके आना है। 1 साल के बच्चों को दांत आना भी शुरू हो जाते हैं। वो अपना घर में बना हुआ नॉर्मल दाल, रोटी, चावल, सब्जी भी मैश करके खा सकते हैं आराम से। इसको इस तरह से इसलिए बनाया गया है कि तब बच्चों का विकास, उनका ग्रोथ स्पर्ट आता है, मतलब उनकी नीड्स बढ़ जाती हैं जो सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें ऊपर से खाना देना शुरू करना होता है जब बेबी 6 महीने का हो गया। जैसा कि आपने बोला कि कुछ बच्चे हैं जो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, 2 साल तक भी करा रहे हैं, तो उसमें एक पीडियाट्रिशियन का कहना है कि अगर बेबी को नाइट फीड्स कंटिन्यू भी की गई 2 साल तक तो कोई हानि नहीं है। बच्चा तब भी अपना विकास पूरा कर सकता है, बट ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दिन के दौरान उसको इनफ खाना पीना मिलना चाहिए। उसमें पानी भी होना चाहिए, सब तरह की सब्जियां भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, दाल, रोटी, चावल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको सेरेलैक खिला रहे हैं या दाल चावल ही दे रहे हैं, बार बार खिचड़ी बना कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। उसको हर तरह का आहार मिलना चाहिए। जी, यानी कि कंप्लीट डाइट, कंप्लीट फूड, मतलब थाली रंग बिरंगी चीज़ें उसमें हो, हर तरह के फल हों, और जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरह का आप उसको बच्चे को खाना दे सकते हैं। दूसरा ये कि बच्चों को 6 महीने में जब हम खाना देना शुरू कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि घर में बना दाल चावल मिर्च मसाले वाला उसको मैश करके दे दिया जाए। शुरुआती डाइट्स थोड़ी ब्लैंड होनी चाहिए, मतलब जिसमें नमक, मिर्ची, तेल ये सब ना हो। नमक भी बिल्कुल मिनिमम हो, मतलब सिर्फ स्वाद के लिए ज़रा सा नमक डालें, नहीं तो नमक और शक्कर अवॉइड करें जब तक आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आप डॉक्टर सुरभि अभी आपने हमें बताई। और अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पॉस्चर किस तरह का होना चाहिए जब मदर मिल्क उसको पिला रही है अपने बच्चे के लिए, तो उसका पॉस्चर किस तरह का होना चाहिए, बच्चे को हम किस तरह से कैरी करें? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट और कंटिन्यू करने में पॉस्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सही तरीके से बच्चे को नहीं पकड़ेंगे, आप खुद सही तरीके से नहीं बैठेंगे, तो ना बेबी ठीक से पी पाएगा, ना आप कंफर्टेबल रहेंगे। कई बार आपको पीठ में दर्द हो सकता है। तो जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, आप चाहे बैठ के पिलाएं या लेट के पिलाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मम्मी की ब्रेस्ट बेबी के टच में रहे। दूसरा, बेबी की जो बॉडी है वो पूरी सपोर्टेड रहे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिर और गर्दन पकड़ी है, बाकी शरीर कहीं लटक रहा है, तो बेबी अनसपोर्टेड, इनसिक्योर फील करेगा और वो नहीं पी पाएगा।
तो जब भी आप पिला रहे हैं तो अपनी कमर सीधी रखें, बेबी के लिए पूरे हाथ पे सपोर्ट लें, उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करें। प्लस आपको ज़रूरी है कि आपका पूरा निप्पल का जो एरियोला, जो ब्लैक पार्ट होता है, जो काला भाग है आपके निप्पल का, वो पूरा बेबी के मुंह में जाए। बेबी के अच्छे से लैचिंग, मतलब वो ठीक से पकड़ पा रहा है कि नहीं, उसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि बेबी का जो लोअर लिप है, जो नीचे वाला होंठ है, वो इवर्टेड बाहर की तरफ हो, उसकी चिन जो है वो ब्रेस्ट पे टच होती हो, उसकी बॉडी हमारे टमी से, हमारे पेट से टच होती हो, और बेबी जब सक कर रहा है तो उसके गाल फूले, और 2-3 बार सक करने के बाद जब वो स्वॉलो करे तो आपको स्वॉलोइंग का साउंड समझ में आएगा। तो सक सक स्वॉलो वाली जो सीक्वेंस है वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेबी ठीक से पी पा रहा है और उसको इनफ हो रहा है कि नहीं। प्लस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितनी बार भी आप फीड कराएं, भले ही आप लेट के फीड करा रहे हैं, सोते समय आप बहुत थके हुए हैं, दिन में भी लेट के फीड करा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे, तो भी ज़रूरी है कि जब आपकी फीडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उठ के बेबी को अपने शोल्डर पे सपोर्ट करें और उसको डकार दिलाएं। हर बार फीड के बाद डकार दिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कई बार बेबी लास्ट वाली मील लेना, निगलना भूल जाते हैं और वो सांस के साथ उसको अंदर ले लेते हैं, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन। जी डॉक्टर सुरभि, बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, उसके पहले हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए हम उनको सुनते हैं, उनके प्रश्न को सुनते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि एक बार जब पासपोर्ट बन जाता है तो उसको कितने दिनों में रिन्यूअल कराना पड़ता है? रश्मि जी यानी से उसकी आपका वैलिडिटी प्रश्न कब तक है रहती जी। है? रश्मि जी आपसे जानना चाहते हैं कि कितने दिन में वो पासपोर्ट हमें मिलेगा। जी जी नहीं, वैलिडिटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? जी आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं। और एक वयस्क व्यक्ति के पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल होती है, जहां दूसरी तरफ अगर बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 वर्ष होती है। और अभी नई व्यवस्था के अनुसार जिन लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है, उसकी एक्सपायरी अवधि से पहले 2 बार SMS भी किए जाते हैं पासपोर्ट विदेश मंत्रालय की तरफ से, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और आपको उसे रिन्यूअल कराना है। तो मेरा फिर से अनुरोध है कि जब भी आप हमारी वेबसाइट www.passportindia.gov.in अथवा M पासपोर्ट सेवा ऐप से आवेदन करें तो अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर डालें, जिससे कि आपको आपके रिन्यूअल अथवा वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले पासपोर्ट कार्यालय की ओर से जानकारी भेजी जा सके। मैडम, यहाँ चूंकि आपने हमें ये बताया कि आपका यदि मोबाइल नंबर सही है तो उस पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी अवधि समाप्त होने वाली है, तो हमें फिर से रिन्यूअल कराना है। जी मैडम, यदि इन केस किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है तो वो मोबाइल अपडेट कराने के लिए क्या कोई प्रोसीजर है? नहीं, आप बीच में अपडेट नहीं करा सकते हैं। मोबाइल आपका केवल आवेदन के समय पर ही होता है। आप अपना साथ में, इसीलिए मैंने बोला कि ईमेल आईडी भी दें, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेल आईडी तो यदि आपका मोबाइल चेंज भी हो गया है तो आपके ईमेल एड्रेस पे वो आपको जानकारी मिल जाएगी। मैडम, एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट बनवाने के लिए? जी मैं फिर से बताना चाहूँगी कि पासपोर्ट सामान्यतः 2 श्रेणियों में होते हैं, तत्काल पासपोर्ट और सामान्य पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट के लिए 3 दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है और सामान्य पासपोर्ट के लिए आप किसी भी 1 या 2 दस्तावेज के आधार पर ही अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि यदि कोई पासपोर्ट वयस्क हैं और प्रथम बार अपना फ्रेश कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको, और यदि वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उनको एक तो अपना कोई भी पहचान पत्र, जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, या उनके यदि वो सरकारी नौकरी में हैं तो उनका जो गवर्नमेंट आईडी है वो भी नौकरी का आईडी चल सकता है। और इसके अलावा यदि वो पढ़े लिखे हैं, 2 तरह के आवेदक होते हैं, एक जो बाहर कई बार मजदूरी करने जाते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो पढ़े लिखे हैं तो आपको ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए, ECNR यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, इस श्रेणी के पासपोर्ट के लिए अपना कोई भी शैक्षिक दस्तावेज देना होता है 10th या एबव, है ना। और जो बाकी वयस्क आवेदक हैं, यदि उनके पास कोई भी 10th या अबव शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है
तो वो जो है ECR कैटेगरी यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी के अंतर्गत उनको आवेदन करना होता है। तो इस प्रकार एक आपको अपना ID, एड्रेस प्रूफ और उसके अलावा शैक्षणिक दस्तावेज, इसके साथ आप सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप तत्काल श्रेणी के अंतर्गत पासपोर्ट का आवेदन कर रहे हैं तो आपको शैक्षणिक दस्तावेज और उसके अलावा 2 अन्य ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स passportindia.gov.in पर डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में एक पूरी लिस्ट दी गई है, जिनमें कि आप 13 तरह के दस्तावेज हैं, जिनमें से कोई एक दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल, आपके घर का रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कहीं किराए पर रहते हैं तो आपका आजकल रेंट एग्रीमेंट होता है, वो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। आप फ़ोन टेलीफोन बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, और वोटर ID, आधार कार्ड, ये तो आप सभी को पता ही हैं जिन पर कि एड्रेस होते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण 13 दस्तावेजों में से किन्हीं भी 3 दस्तावेजों को मूल रूप में यदि आप ले जाते हैं जी। और यदि लेकिन आपने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि डिजी लॉकर के तहत आवेदन किया है, तो आप इनको डिजिटल रूप में भी आवेदन करते समय ही आपको ये ऑप्शन लेना होगा कि हम अपने दस्तावेज डिजिटली देना चाहते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे रश्मि जी कि ये जो तत्काल पासपोर्ट की आप बात कर रही हैं, तो कितने दिन में ये तत्काल पासपोर्ट हमें मिल सकता है? जी, तत्काल पासपोर्ट के लिए 3 दिन के अंदर का समय निर्धारित किया गया है कि 3 दिन के भीतर पासपोर्ट कार्यालय द्वारा तत्काल पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। जी जी, तो जी, अभी हम बात कर रहे थे पासपोर्ट के बारे में, हमने आपसे बात करी और तमाम सारी जानकारियां आपसे हमने जुटाई हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में और कुछ है, बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं। हम आपसे कुछ देर में आपसे और बात करूंगी। जी मैडम, आपसे भी हमने बहुत सारी बातें की कि किस लिए ज़रूरी होता है स्तनपान करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है, स्तनपान वैक्सीनेशन का काम करता है, उसी तरह से हम बड़ों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रोड्यूसर से हमारा निवेदन है, शिवराम सिंह रावत जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हमसे कुछ कह रहे हैं, वैक्सीनेशन की महत्ता बता रहे हैं और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर वैक्सीनेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है और ये आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। जी हाँ, खुद को सुरक्षित रखें और देश तभी हमारा सुरक्षित रह सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। यदि अभी तक आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। मैं अपना बूस्टर डोज ले चुकी हूँ, क्या आपने अपना बूस्टर डोज लिया? नहीं तो जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश सशक्त हो सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। हम आपको बता दें कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हैं और लगातार हमारे टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारा टेलीफोन नंबर जिसका इस्तेमाल आप जल्दी से करिए, जुड़िए हमसे, हमारे विषय विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, बात करिए, अपना प्रश्न हमसे पूछिए। हमारा नंबर है 0755 2660 049। साथ ही टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। बता दें कि हमारा आज का इस कार्यक्रम का जो विषय है वो हमने रखा है विश्व स्तनपान दिवस पर चर्चा और पासपोर्ट कैसे बनवाए ये विषय। तो पासपोर्ट बनवाने में यदि आपको भी कोई परेशानी आ रही है ना, तो जरूर रश्मि जी हमारे एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर हैं, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, उनसे आप अपने प्रश्न पूछें और अपनी शंकाओं का समाधान करें। साथ ही आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर
सुरभि यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे जान रहे हैं कि क्यों स्तनपान करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ज़रूरी होता है माँओं के लिए और किस तरह से वो शिशु की, इन्फेंट की हेल्थ पर असर डालता है। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे अब एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या जो हमारी माता है यदि वो किसी कारण से बीमार हो गई है और वो लैक्टेटिंग विमेन है, वो ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को, तो वो एंटीबायोटिक के साथ में और अपनी उस बीमारी के साथ में बच्चे को स्तनपान करवा सकती है या फिर कुछ समय के लिए उसे विराम देना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर माँ किसी कारण से पीड़ित है या उसको इलाज चल रहा है किसी भी बीमारी का, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेफ़ होती हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं आती हैं, प्लस कुछ ऐसी होती हैं जो सेफ़ नहीं होती है। तो जब भी वो बीमार हुई है, किसी डॉक्टर से मिलने, अपना इलाज कराने गई है, तो उसको डॉक्टर को ये जानकारी देना ज़रूरी है कि वो अभी तक भी अपने बेबी को अपना दूध देती है, ताकि डॉक्टर उसे सही सलाह दे सके कि कौन सी दवा सेफ़ है और किसके साथ वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि माँ को कोई बीमारी है या बुखार आ रहा है या दस्त लग गए हैं, उल्टी हो रही है, तो वो अपना स्तनपान रोक दे या बेबी को फीड ना कराए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि माँ को बुखार आया है तो बेबी को भी दूध पीने से बुखार आएगा। ज़रूरी ये है कि बेबी का पेट भरे, ताकि अगर उससे बीमारी कोई और होती है, जैसे माँ को सर्दी खांसी हुई है और बेबी को होती है, तो उससे ब्रेस्ट मिल्क के दौरान उससे लड़ने की क्षमता मिले और उसका पेट भरा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर सुरभि कि जिस तरह से हमारे मन में कई बार ये भ्रांति होती है, ये मिथ हम वर्षों से फॉलो करते आए हैं कि यदि माँ बीमार है तो बच्चा भी बीमार हो सकता है, इसलिए कुछ देर के लिए माँ बच्चे को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रखें, बच्चे को माँ से दूर रखें, बच्चे को माँ का दूध ना दें, तो ये बहुत गलत है। अभी डॉक्टर सुरभि ने हम सबको बताया कि किस तरह से बच्चे के लिए माँ का जो दूध है वो अमृत के समान है। दुनिया भर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता और जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होती है, हमारे इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है माँ का मिल्क। तो यदि बच्चे को भी सर्दी जुकाम है, माँ को भी सर्दी जुकाम है, तो उस कंडीशन में हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, माँ और बच्चे को अलग अलग कर देंगे सिर्फ इसलिए कि बच्चे को बुखार ना आए, सर्दी ना आए, तो उससे उल्टा असर पड़ेगा माँ की सेहत पे और बेबी की सेहत पे। क्योंकि जब माँ दूध नहीं पिलाएगी तो वो दूध उसकी छाती में भरता जाएगा, उसके ब्रेस्ट एंगॉस्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भर जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और कई बार ऐसी स्थिति में वो ब्रेस्ट पक भी सकते हैं, मतलब उसके स्तन पक सकते हैं और फिर हमको चीरा लगाना पड़ सकता है या आगे का इलाज करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर सुरभि, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें जागरूकता की भी कमी है, लोगों में, माताओं को भी नहीं पता होता है कि किस तरह से हम ध्यान रखें, जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसको किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखे कि वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए बच्चे को। जी, तो सबसे ज़रूरी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग उस समय बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम किस तरह से अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें? जी, पर्सनल हाइजीन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला ये कि हम बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं। यदि बेबी दूर है NICU में और हमें एक्सप्रेस करके देना है, तो हमें ख्याल रखना है कि हर बार हमारे हाथ साफ़ हों, जिस कंटेनर में हम मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका मुंह चौड़ा हो, वो साफ़ धुला हुआ हो, स्टेराइल हो, मतलब उबाल के, या आजकल स्टेरिलाइजर्स आते हैं मार्केट में, उसमें स्टेराइल करके फिर हम उसमें एक्सप्रेस करें और बेबी को दें। जितनी बार हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका स्टोरेज भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के बेबी को देना चाहते हैं, या वर्किंग वुमेन है जो निकाल के रख के अपने बेबी के लिए छोड़ के जाना चाहती हैं, तो रूम टेम्परेचर पे वो मिल्क 6 to 8 आवर्स तक ठीक रह सकता है। अगर हमें फ्रिज में रखना है तो हम 24 आवर्स तक फ्रिज में रख सकते हैं। अगर हम फ्रीज़र सेक्शन में रखते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम उस ब्रेस्ट मिल्क को 3 से 4 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो कई माएँ ऐसे होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क अपना स्टोर करती जाती हैं, क्योंकि हम जितना एक्सप्रेस करते हैं उतना ही मिल्क बनता है। तो मैंने पर्सनल हाइजीन की जैसे बात करी कि मदर को लैक्टेटिंग वुमेन जो है उसको किस तरीके से अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। सॉरी, मैं थोड़ा सा भटक गई थी। दूसरा ये कि हमको हर बार फीड कराने से पहले निपल को या ब्रेस्ट को धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
हम रोज़ दिन में एक बार अच्छे से स्नान कर लें, उस समय साबुन से ब्रेस्ट को धो लें, दैट इज़ सफिशेंट, इनफ है। हमको बार बार फीड कराने से पहले करने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत जी। ज़्यादा पसीना आता है माओ को, In तो क्या that उस case- समय वॉश करने की या क्लीनिंग करने की ज़रूरत है? नहीं, एक कपड़ा जो गीला हो या वेट टिश्यू आजकल मिलते हैं उससे पोंछ ले तो इनफ होता है। बार बार साबुन से धोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, इनफैक्ट वो ख़तरनाक है क्योंकि कई बार उसके कारण क्रैक हो जाता है निपल और उसमें फिर इन्फेक्शन बैठ सकता है। जी। जब भी ऐसा हमको लग रहा है कि हमारे निपल्स क्रैक हो गए हैं या वहाँ पर थोड़ा सा पेन है तो ज़रूरी ये है कि हम तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो कंडीशन ना बढ़े। दूसरा एक घरेलू उपाय जो हम कर सकते हैं, जब हम बेबी को दूध पिला रहे हैं तो लास्ट वाला जो मिल्क आता है जो सबसे गाढ़ा होता है जिसको हाइंड मिल्क कहते हैं, उसको फीड कराने के बाद थोड़ा सा एक्सप्रेस करके अगर हम निपल पे लगा लेंगे तो उसकी सेहत अपने आप सुधर जाएगी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, जिसका माताओं में जानकारी का अभाव होता है। समटाइम्स ये सारी बातें हमें नहीं पता होती हैं कि कैसे हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और किस तरीके से हम बच्चे के लिए हेल्दी बेबी अपना जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बना रहे। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे, बीइंग अ मदर, आप बताएं कि किस तरह से, क्यों ज़रूरी है बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना। आज की भागम भाग वाली जो ज़िंदगी है, बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हैं, हम आपकी तरह ही, तो ऐसा होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो उनको लगता है कि नहीं, हमें तो नौकरी पर जाना है, हम कैसे कर सकते हैं। तो मैडम, उस कंडीशन में आप क्या सजेशन देंगी माओ के लिए? मुझे लगता है कि आजकल जो है ये ट्रेंड बदला है एंड अगर आप देखते हो सोशल मीडिया में, अखबार में, तो आपने देखा होगा कि वर्क प्लेस पे इवन न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट ऑल्सो, उन्होंने पार्लियामेंट में शी हैड फीडेड हर ओन किड। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बदलाव की ओर संकेत हैं और अब इन विषयों पर लोग खुलकर बात करते हैं और जो आप बातें कर रही हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर से या परिवार में हम लोग दादी नानी से जुड़ा हुआ ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न और उस पर बात करने से डरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की वर्किंग वेमेन दे आर इक्वली, उनको साथ में वो कॉन्फिडेंस से अपने दफ्तर का काम भी कर सकती हैं और कॉन्फिडेंस से, उतने ही कॉन्फिडेंस से वो अपने बच्चों के लालन पालन पर भी ध्यान दे रही हैं। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि देयर आर फैसिलिटीज़ कि हम एक्सप्रेस्ड मिल्क अपने बच्चे को दे सकते हैं। उन्होंने अभी आपको बताया कि उसको आप रूम टेम्परेचर पर ही 6 से 8 घंटे और फ्रिज में करीब 24 घंटे तक रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी वर्किंग वुमेन इस सुविधा का उपयोग कर रही हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि आजकल जो हाँ, जो झिझक, जो संकोच हम महसूस करते हैं स्तनपान करवाना, ब्रेस्ट फीड कराना, इसमें जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक संकोच, एक झिझक होती है, जबकि एक नेचुरल है, प्राकृतिक चीजें हैं जो एक माँ को ही प्रकृति ने प्रदान की हैं। तो इस चीज में झिझक, शर्म, संकोच क्या वजह हो सकती है? हमें, हमारे जो प्रकृति ने जो हमें ये गुण दिए हैं, स्त्री होने का जो एहसास हमें मिला है, तो उस चीज को हमें बरकरार रखना है और अपनी जो चीज़ें हैं उनका, हमें स्त्री होने का जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं चीज़ें, उनका हमें ख्याल रखना है। माँ होना निश्चित ही दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल उपहार होता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ही माँ से इमोशनली भी जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि माँ का लाल, दूध का कर्ज, इस तरह की बातें हम कई बार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल टच, इमोशनल इनपुट हम बच्चे को दे रहे होते हैं। वो जो लगाव बच्चे के अंदर होता है माँ से, बच्चे का, वो इस ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी, इस माँ के दूध के कारण भी होता है। क्या कहेंगी मैडम इस विषय में? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक मम्मी अपने बेबी को टच करके उसको पास में बिठा के फीड नहीं कराती, उसको ये मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि हाँ मेरे बच्चे का पेट भर गया है, तब तक माँ को भी ठीक से नींद नहीं आती। दूसरा, हमको जैसे आपने बोला कि आजकल फैशन हो गया है कि अवॉइड कर रहे हैं, बॉटल फीड जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर 6 मंथ्स ही। प्लस हमको लगता है कि हमारा मिल्क सफिशिएंट नहीं तो हमें ऊपर से देना चाहिए। ये गलत विचार है। जितना हम बेबी को पिलाते हैं उतना ही हमारा दूध बनता है। अगर हम उसको ऊपर से दे के पहले से पेट भर देंगे तो आपका दूध बनना ऑब्वियसली कम हो जाएगा और फिर उसका पेट नहीं भर पाएगा। दूसरा, अगर हम किसी भी तरह के टीथर्स या पैसिफायर्स या ऊपर से हनी, ऐसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी बेबी को फीड मिलना कम हो जाता है। और जब हम मदर को इनकरेज कर रहे हैं
ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जितना आप फीड कराओगे उतना ही आपका वेट लॉस भी होगा। आप वापस अपने शरीर को उसी तरह एनर्जेटिक फील कर पाओगे। जितना वेट गेन आपके 9 महीने में हुआ है वो पूरा लॉस होगा। तो मदर ज़्यादा इनकरेज होती है। जी बहुत धन्यवाद। और मैडम अब हम चलते चलते आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पासपोर्ट बनवाना क्यों ज़रूरी है? जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पासपोर्ट को भी हम कंसीडर करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो क्यों ज़रूरी होता है पासपोर्ट बनाना? और जब आप पासपोर्ट इशू करते हैं किसी व्यक्ति को तो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं सावधानी के लिए, हम जानना चाहें। जी, पासपोर्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय या किसी भी देश की नागरिकता का सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। ये एक ऐसा सरकारी दस्तावेज होता है जिसके साथ लेकर ही आप भारत से बाहर यात्रा कर सकते हैं जी। और ऐसा करने के लिए आपको पासपोर्ट की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पासपोर्ट कार्यालय ने अपने सभी कार्य ऑनलाइन किए हैं और फीस भी आपको ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन जमा करते होते हैं तो ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करनी होती है। केवल तत्काल की फ़ीस आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर के देनी होती है जब आपके ज़रूरी दस्तावेज़ों का सत्यापन कर लिया जाता है। तो इसके अलावा किसी भी स्तर पर आवेदन के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए या घर पर पासपोर्ट पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर पर यदि आपसे कोई भी आपसे फ़ीस की या अतिरिक्त शुल्क की मांग करता है तो कृपया उसकी जानकारी हमें अवश्य दें। हमारी मेल ID rpo.bhopal@mea.gov.in है। इसके अतिरिक्त आप विदेश मंत्रालय पर हमारे ट्विटर हैंडल पर भी ये सूचना दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क आपको किसी को नहीं देना है। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपने दी। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में आज दो विशेषज्ञ मौजूद थे। रश्मि बघेल जी, आप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं, और डॉक्टर सुरभि दुबे, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज का हमारा जो विषय था स्तनपान करवाना क्यों ज़रूरी होता है और इसके साथ ही पासपोर्ट कैसे बनवाएं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपने अपना समय दिया हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हम यही कहेंगे कि हमारा ये जो लाइव फोन इन प्रोग्राम है सोमवार से शुक्रवार तक लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके लिए टेलीकास्ट किया जाता है। सोमवार से शुक्रवार हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम नमस्कार MP से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखें, यही हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।